ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो परिवर्तन की सोच रखते हैं। दर्शकों, परिवर्तन संसार का नियम है। हमें परिवर्तन को अपनाकर खुद को परिवर्तित कर आगे बढ़ना है। नमस्कार, बातों बातों के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सेवानिवृत्त तहसीलदार श्री गोविंदलाल से। गोविंदलाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे एक अवसर दिया आपके सामने अपने विचार साझा करने का। जी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जी। तो गोविंदलाल जी, आप 38 वर्ष से अपने डिपार्टमेंट में सेवाएं दी, तो आपने अब तक कई तरह के बदलाव देखे होंगे, कई तरह की चुनौतियां आपने देखी होंगी और अब तक आपने जीवन के सभी अनुभवों को प्राप्त कर लिया होगा। इसी बारे में आज हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, अपने परिवार और आपने शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं गांव का रहने वाला हूँ, रहने वाले थे मैम, और किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। और हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा हुई थी हमारे गांव अनिकेत गांव जो है उसके बगल कैडलेगंज विलेज है, उसमें हुआ था। उसके बाद में जो मिडिल क्लास और हायर एजुकेशन हमारी विम्बलडन स्कूल में हुई थी और उसके बाद ग्रेजुएशन जो हमारा हुआ वो गवर्नमेंट कॉलेज पोर्ट ब्लेयर से हुआ था। जी जी। तो आपने एज ए तहसीलदार आप रिटायर हुए, तो आपने गवर्नमेंट जॉब की शुरुआत कब और कैसे शुरू की? मैम, गवर्नमेंट जॉब की शुरुआत हमारा इस डिपार्टमेंट में पटवारी में बहाली हुआ था, अपॉइंटमेंट हुआ था और 1980 में एक रिटर्न एग्जामिनेशन होता था। एग्जामिनेशन पास करने के बाद में जो इंटरव्यू वगैरह होता था वो फेस करने के बाद में तो हमारा अपॉइंटमेंट जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज ए पटवारी के पोस्ट पे हुआ था। जी जी। जब आप पटवारी के पोस्ट में जब आपको जॉब लगा, तो उस समय जब आपने पटवारी का एग्ज़ाम दिया तो आपने किस तरह की तैयारियां की? और आज के समय में क्या है, अब जब एक एप्लीकेशन हम जॉब के लिए इनवाइट करते हैं तो हज़ारों चले जाते हैं, तो उस समय जब आपने पटवारी का एग्ज़ाम लिखा तो लोगों का सरकारी नौकरी की तरफ रुझान कैसा था, वो माहौल कैसा था, उस बारे में बताएं। उस समय जहाँ तक कैंडिडेट का सवाल है मैडम, बहुत कम हुआ करते थे जी। तो जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें ज़्यादा नहीं 300-400 कैंडिडेट हुआ करते थे, जिसकी संख्या तो आज बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वो हमारे नाम स्पॉन्सर कर देता है कंसर्न डिपार्टमेंट को और डिपार्टमेंट फिर हमको इनवाइट कर लेता है। तो उसके हिसाब से फिर हमारा रिटर्न एग्जामिनेशन होता है और जो प्रोसेस प्रक्रिया है उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। उसमें सिलेक्शन होने के बाद में फिर डिपार्टमेंट जो हमें भर्ती कर लेता है। जी। तो आपने पटवारी से लेकर तहसीलदार तक आपने ये सफ़र तय किया, तो इस सफ़र में आप जो कहाँ कहाँ पर आप पोस्टेड थे? जी मैम, जब मैं पटवारी में था, पटवारी में हमने जो है साउथ अंडमान का रूरल एरियाज में काम किया, लिटिल अंडमान में भी काम किया, बाराटान आइलैंड में भी काम किया जी। और ज़्यादातर काम हमने पोर्ट ब्लेयर सिटी में किया। अच्छा जी। और तहसीलदार के तौर पर आप कितने वर्ष आपने कार्य किया और कहाँ कहाँ पर आप पोस्टेड हुए? 6 साल तक हम तहसीलदार रहे जी। और हमने तहसीलदार इलेक्शन में काम किया, तहसीलदार स्पेशल ड्यूटी में काम किया, तहसीलदार पोर्ट ब्लेयर में काम किया, तहसीलदार फरारगंज में काम किया जी। फिर हमने तहसीलदार रंगत में काम किया, तहसीलदार मायाबंदर में भी काम किया। अच्छा। तो इतनी सारी जगह पे हमने जो है तहसीलदार के पद पे रहते हुए कार्य किया। जी। लगभग आपने पूरे अंडमान निकोबार द्वीप में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। जी। तो गोविंदलाल जी, ये जगह मैं ये चीज़ और जानना चाहूँगी कि अब क्या है, ई सेवाएँ शुरू हो गई है, डिजिटलाइजेशन हो रहे हैं और कई जगह पे हो चुके हैं लोगों का काम आसान करने के लिए। जब आपने एज ए पटवारी अपना काम शुरू किया था तो उस समय किस तरह से काम होते थे? बहुत हर्डल्स हुआ करते थे उस समय और अभी तो बहुत आराम है जी। लोगों को। उस समय क्या होता था कि उनको अपनी इंडिविजुअल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती थी जी। और वो एप्लीकेशन जो है तहसीलदार के अगर या डिप्टी कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है तो उनसे होती हुई वो पटवारी के लेवल में आती थी, फिर पटवारी से होकर फिर वो ऊपर की तरफ जाती थी। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रक्रिया थी वो डाक के द्वारा चलती थी जी। और अभी आज के समय में क्या हो रहा है कि बहुत ही अच्छा किया सरकार ने कि ये जो ई सेवा जो उपलब्ध करा के तो लोगों को बहुत आराम हो गया। घर बैठे बैठे या तो अपने इंटरनेट से या अपने जो नज़दीक के जो CSC
कॉमन सर्विस सेंटर है, वहाँ पे जाके वो अपनी एप्लीकेशन देते हैं और प्रोसेस बहुत अच्छे हैं उसके कि वो आराम से देख भी लेते हैं कि उसकी एप्लीकेशन कहाँ पहुँची है नहीं पहुँची है। और अगर हमारे कोई स्टाफ को या डिपार्टमेंट के किसी आदमी को उनसे बात करनी होती है तो उस पर उनका मोबाइल नंबर लगा रहता है, तो मोबाइल नंबर पर वो आपस में कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। अगर कोई जगह का इंस्पेक्शन भी करना है, निरीक्षण करना है, जाना है, देखना है, तो कोऑर्डिनेशन का बहुत अच्छा हो जाता था। और हमारा जो पुराना ज़माना था उसमें ना तो टेलीफोन की व्यवस्था थी उतनी ज़्यादा और ना ही कुछ था, ना ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था थी, तो जो भी था सब मतलब चलता था, लेकिन थोड़ी तकलीफें थी, समस्याएं थी, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है और बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत विकास हुआ है जी। अब लोगों का क्या है, समय बचता है और काम जो है जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी होता है काम, बहुत जल्दी होता है और उनको पता भी रहता है, जाके नहीं पूछना पड़ता है कि मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ, कहाँ पहुँची नहीं पहुँची, वो खुद अपने वे से देख लेता है कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ पे पहुँच गई है अभी और किस प्रोसेस में है, कहाँ पे रुकी हुई है, वो खुद अपने घर बैठे बैठे चेक कर सकता है। क्योंकि एक समय था जब हम नॉर्दर्न मिडिल की बात करें तो जो रंगत होता जो वो प्रॉपर होता था, अगर लोकल सर्टिफिकेट हो, किसी भी तरह के ज़मीन का मैटर हुआ, कुछ भी के लिए लोगों को गांव-गांव से आना पड़ता था, तो क्या है उन्हें उनकी जो समय जो है बहुत लगता था और काम के लिए भी टाइम लगता था। तो अब क्या है, ई सेवा से क्या है, ये जो समय जो होता है वो कम हो गया है और लोगों को बहुत आसानी हो गई है, बहुत कम हो गया, बहुत आसान हो गया है और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी थी तो वो भी बच गई हैं, उनको अभी लंबी लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट में चलना नहीं पड़ता है। जैसे 12 टन से अगर हम रंगत लेते हैं तो उसकी दूरी 70 किलोमीटर होती है, तो 70 किलोमीटर उनको जाना, फिर वहाँ पे अपना काम करवाना, फिर 70 किलोमीटर वापस आना, तो यानी कि 140 किलोमीटर, यानी कि उनका पूरा दिन चला जाता था। अब वो यहीं पे 12 टन के सेवा केंद्र से डाल देते हैं और वहाँ उनका सारा प्रोसेस होता रहता है, उनको पता रहता है कि क्या हुआ। जी, तो गोविंद लाल जी, जब सुनामी जब आई थी जी, तब आप कहाँ पर पोस्टेड थे? जब सुनामी आई थी तब हम इसमें आपका वंडूर एरिया में, वंडूर के इलाके थे, वहाँ पे पोस्टेड थे जी, क्योंकि उस समय ऐसा था कि यातायात ठप हो गए थे, कई जगहों पर क्या है राशन नहीं पहुंच पा रहा था और जो तहसीलदार ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस की बात करें तो इनकी जो अहम भूमिका थी, तो ऐसे समय में आपने कैसे अपनी भूमिका निभाई, क्या क्या काम आपने किए? हमारे उस इलाके में बहुत बड़ा डैमेज हुआ था, बहुत सारी ज़मीनें पानी में डूब गई थी, लोगों के मकान बह गए थे, लोग बेघर हो गए थे, तो हम लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर, प्रशासन ने काफ़ी सपोर्ट किया, व्हीकल्स वगैरह प्रोवाइड किया, हमने उनको इमीडिएट सेंटर जो है उसमें उनको शिफ्ट किया गया, स्कूलों में, कम्युनिटी हॉल्स में, उसमें उनको शिफ्ट किया गया और वहाँ पे जो है कॉमन किचन बनवा के उनको जो है भोजन वगैरह जो है दिलवाया गया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे थोड़ा उनके रहने का बंदोबस्त किया गया, परमानेंट शेल्टर बनाए गए, फिर उनको उसमें शिफ्ट किया गया। और जो बाकी जो किसान थे जिनके एनिमल्स वगैरह चले गए थे, उनका और जो घर का नुकसान हुआ था, उसके लिए जो एक्सग्रेशिया रिलीफ होता है वो उनको समय से हमने उपलब्ध करवाया। और इसमें हमारा प्रशासन का बहुत अच्छा साथ रहा, क्या कि जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो इमीडिएटली प्रोवाइड हो जाता था जी। चाहे व्हीकल की ज़रूरत पड़ गई या स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ रही है या किसी का पैसा रुका जाके अगर सब हम अपने अफसर से मिलते हैं तो इमीडिएटली जो है रिलीज़ करवा देते हैं उनको। और 2-2 हज़ार रुपये का हमें चेक साइन करके दे दिया गया था कि जो एकदम जिनके पास कुछ नहीं है तो इमीडिएटली 2 हज़ार रुपये का चेक हम उनको देते थे, तो फटाफट उनको पैसे मिल जाते थे और वो अपना आगे का जो है जैसे कपड़े वगैरह खरीदने थे जो सब चला गया था, तो उससे उनको एक इमीडिएट रिलीफ जो था वो 2 हज़ार रुपये का था। उसके बाद फिर उनका जो एक्सग्रेशिया रिलीफ था वो भी जल्दी जल्दी हम लोगों ने रिलीज़ कराया। जैसे जैसे उनको जैसे जगह पर लेके आना था धीरे धीरे हम उनको लेके आ गए जी। तो गोविंद लाल जी, जब सुनामी की हम बात करें तो कम्युनिकेशन जो है पूरी तरह से ठप हो चुका था यातायात के साथ साथ, उस समय में किस तरह से आप कम्युनिकेट करते थे? और उस समय एक जो साधन है हमारा ऑल इंडिया रेडियो, उसने जो अपनी भूमिका बखूबी निभाई, अपने शब्दों में बताए कि कैसे आपने कम्युनिकेट किया लोगों के साथ, क्या कुछ किया? अब ये हमारे साथ में पुलिस के अफसर भी रहते थे, तो उनके पास जो VHF सेट होता था हम उसको यूटिलाइज कर लेते थे और तो हमारे पास कोई कम्युनिकेशन का रास्ता था ही नहीं, या तो हम जाके बताएं या उसी माध्यम से जाएं, और ऐसे कोई अर्जेंसी अगर होती थी तो हम फिर पुलिस की सहायता लेते थे जी। पुलिस रेडियो जो है ना उनसे जी, अच्छा, पुलिस रेडियो द्वारा आप अपने मैसेजेस को कम्युनिकेट कर दिया करते थे जी। तो गोविंद लाल जी, जो तहसीलदार ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस की हम बात करें, जब नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं इसमें भी आप सबकी अहम भूमिका होती है, तो अपने कार्यकाल में इस भूमिका को आपने कैसे निभाई, इस बारे में बताएं। पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ही करता है और उसमें जो तहसीलदार होता है उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसके स्टाफ का होता है, चाहे वो पटवारी से रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सब मिलके हम वो पूरे के पूरे फंक्शंस को जितना अरेंजमेंट से कैसे होगा, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट होगा, कैसे क्या क्या होगा, पूरा का पूरा तैयारी करके एकदम अच्छी तरीके से उसको करवाते हैं।
उसमें हमारे जितने भी स्टाफ हैं, पूरे डेडिकेटली जितने भी स्टाफ है, सब अच्छी तरह से काम करते हैं। जी गोविंद लाल जी, जो तहसीलदार ऑफिस है, ये जो अभी जैसा आपने बताया कि सुनामी में आप लोगों ने कितना अच्छा काम किया, लोगों को सहायताएं आपने पहुंचाई, इसके अलावा जो है जो प्राकृतिक आपदाएं और भी जैसे लैंडस्लाइडिंग आ जाती है, भूकंप आता है, ऐसे या कोई सुसाइड केस आ जाता है, ऐसे में भी आपकी भूमिका रहती है, तो वो भूमिका आप कैसे निभाते हैं? नहीं, सुसाइड केस में होता है मैम कि अगर मैरिज हो गया 7 साल के अंदर का होता है तो पुलिस हमको इंटीमेट करती है, तो एज ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमें उसमें जाना पड़ता है और उसका जो है उसका पूरा बॉडी का इंक्वेस्ट करना पड़ता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और उसको पूरी प्रक्रिया है, उसको पूरा करने के बाद में वो फिर हम पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं 170 CRPC में, तो पुलिस अपनी जो है कार्रवाई उसमें करती है और इस तरह के जो केसेस आते हैं उसमें। इसके अलावा भी काफ़ी मैटर्स होते हैं, जैसे कभी स्ट्राइक हो जाती है या कहीं पे कुछ आपस में कुछ समाज में कुछ वो हो जाता है, तो उसमें भी हम लोगों की भूमिका रहती है। हम लोगों को जाना पड़ता है, फिर उनको बैठ के बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालना या समझाना है, और जहाँ पे जब नहीं समझता है तो जो कानून है, कानून अपना काम करती है। जी तो गोविंद लाल जी, जो हमारे द्वीपों में पॉपुलेशन सेंसस होते हैं, एग्रीकल्चर सेंसस होते हैं, तो इन सब में भी आप लोगों की भूमिका रहती है, तो इसमें आप अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं? पहले 4 साल में पहले एनिमल सेंसस हुआ करता था, तो हमारा डिपार्टमेंट ही, हमारा ही विभाग इसको किया करता था, लेकिन अब एनिमल इन्वेंटरी अपना कर लेता है। बाकी एग्रीकल्चर सेंसस है और पॉपुलेशन सेंसस है, ये आज भी जो है तहसीलदार का और उनके जितने भी स्टाफ हैं पूरे के पूरे उसमें इंगेज रहते हैं और उस काम को वो पूरी तरह से करते हैं। जी तो गोविंद लाल जी, आप इतने तरह के कामों को आपने अंजाम दिया इतने सालों में, और आपको ने बहुत कुछ सीखा भी होगा, बहुत कुछ नए बदलाव आपने देखे होंगे, तो अब आपने सुनामी के समय आपने अपनी सेवाएं दी और जो अलग अलग तरह के जो काम आपके विभाग से होते हैं उसमें भी आपने काम किया, तो किस तरह की चुनौतियां आपने के सामने आई इस तरह के कामों को करते समय? लगता है कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं, बट कोशिश करनी पड़ती है कि हम हमारे अफसर से मिलके कैसे इसको सोल्यूशन निकालते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं, बीच का कोई रास्ता निकालते हैं, ताकि जनता तक जो है उनको भी आराम हो जाए, उनका भी काम हो जाए, और जो भी प्रक्रिया है उसको हम अच्छी तरह से बखूबी जो है उसको निभाते हैं। जी तो गोविंद लाल जी, आप फरारगंज में आपने अपनी शुरुआती जो एजुकेशन की आपने की, तो उस समय जब आप स्कूल जाते थे तो उस समय जो स्कूल की जो पढ़ाई वहाँ कैसी होती थी? और जहाँ तक हम जानते हैं अब भी क्या है, हमें बम्बू फ्लैट से होकर फरारगंज जाना पड़ता है, अगर हम बाई बोट अगर जाए, ओवरलाइन ना जाए, तो उस समय बोट किस तरह के टाइमिंग्स होते थे, किस तरह से बसेस के टाइमिंग्स होते थे, क्या कुछ होता था उस समय? बहुत लिमिटेड होते थे जी, सुबह शाम मुश्किल बसें चलती थी, सुबह जैसे बस में स्कूल चले गए, फिर शाम को उसी बस में फिर वापस आना है जी। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि बसें खराब हो जाती थी या किसी कारण बस कोई स्ट्राइक हो गई, बस नहीं आ रही है तो पैदल भी चलना पड़ता। अच्छा, मतलब कि उस समय क्या था कि पैदल चलने में भी हमें ऐतराज़ नहीं होता था? बिल्कुल नहीं, 8, 10, 15, 20 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता। जी, एक प्रैक्टिस ही था कि बस हम मेंटली प्रिपेयर होते थे, एक साथ लग जाते थे और चलते रहते थे जी, और धीरे धीरे वो अपने घर पहुंच जाते हैं जी। मतलब आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रखा था, अगर ट्रांसपोर्ट के साधन आपके पास नहीं है तो आप पैदल चलने में भी कोई बुराई नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। जी तो गोविंद लाल जी, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? मैम अभी सेवानिवृत्त होने के बाद में जी मैं ज़्यादातर अपने मकान पे ही रहता हूँ और घर के आसपास में जो छोटे मोटे जो काम है वो कर लेते हैं, या जनता का कुछ काम होता है तो मैं उनको फ्री सेवा प्रदान करता हूँ। किस तरह जैसे रेवेन्यू के मैटर्स हैं, उनको जैसे कि सील परमिशन लेना है, गिफ्ट परमिशन लेना है, या और भी बहुत सारे काम हैं, उनके ज़मीन के म्यूटेशन नहीं हो रहे हैं, तो वो कैसे होता है, सिस्टम क्या है, मैं उनको बता देता हूँ, और कहाँ मिलना है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे अप्लाई करना है, वो उनको ईजी हो जाता है। एप्लीकेशन वगैरह जहाँ पे बनता है तो बना देते हैं, उनको बना के दे देते हैं, और बाकी तो आजकल ज़्यादातर तो ऑनलाइन ही हो गया है, 1-2-4 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी मैक्सिमम ऑनलाइन हो गया जी। तो गोविंद लाल जी, आप 38 साल प्रशासन में थे और अब भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इस बीच अगर आपकी कोई हॉबी है तो वो हॉबी क्या है और उसके लिए आप वक्त निकाल पाते हैं? मैम यहाँ पे जब तक रहता हूँ तो लोगों के साथ ही व्यस्त रहता हूँ जी, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में काम करते करते लोगों से इतना परिचय हो गया है कि अब उनको मना नहीं कर सकते जी। सब मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ ना, तो उनकी कोई भी समस्या होती है तो मेरे पास आते हैं, तो मुझे उनको इंटरटेन करना ही पड़ता है। और हॉबी का जहाँ तक सवाल है, मुझे घूमने में बहुत अच्छा लगता है, जब मुझे समय मिलता है तो मैं कहीं ना कहीं घूमने के लिए चल देता हूँ अपने दोस्तों के साथ जी।
तो गोविंद लाल जी, आप इतने वर्षों से हमारे द्वीपों में ही है, यहीं के हैं आप। तो एक समय था जब पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, यातायात के साधन कम होते थे, और अब देखा जाए तो बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। वो बदलाव क्या हुए हैं आपकी नज़र से, हम जानना चाहेंगे। मैम, पहले तो ऐसा था कि यहाँ पे जनसंख्या, आपका कहना बहुत सही है कि जनसंख्या बहुत कम थी, लोग भी बहुत कम थे। धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ लोग बढ़ते गए जी। और उसके हिसाब से गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती गई, घरों की संख्या भी बढ़ती गई जी। और सबके ऊपर में थोड़ा ना थोड़ा भार पड़ता चला गया जी। वजन जो है बढ़ता चला गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, वाटर की सप्लाई है जी। तो होता है, जब जनरली डेवलपमेंट होता है तो थोड़ा सा तो बढ़ता तो है। हाँ गोविंद लाल जी, जब आप एक युवक थे और युवा पीढ़ी की बात किया जाए तो हर दौर में वो जोशीले होते हैं, और अगर आपके नौजवानों की बात की जाए और आपके समय की बात की जाए तो उसमें आप क्या बदलाव देखते हैं, उनके जोश में, उनके कामों में? मैम, जोश तो पहले भी था, जोश अभी भी है जी। जोश पहले भी था और अभी भी है। और बस ये था कि पहले उतना अनुभव या उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है जी। तो जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में ही अगर हम कहें तो जितना इजी अभी एजुकेशन हो गया है, जैसे तो पहले उतना थोड़ा सा डिफिकल्ट था जी। बट अभी बहुत इजी हो गया है। बट जोश दोनों में बराबर ही है, बट अभी के युवा में भी काफ़ी अच्छा जोश है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बदलाव आप देखते हैं? मैडम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जी। पहले हॉस्पिटल कम हुआ करते थे, हर 8 किलोमीटर पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना हुआ है जिसमें डॉक्टर की पोस्टिंग होती है, स्टाफ नर्सेज रहती है। हर पंचायत में एक मिडवाइफरी रहती है जो डिलीवरी वगैरह की या एंटीनेटल के केसेस को अटेंड करती है। तो कुल मिला के अगर हम कहना चाहेंगे, और पहले तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल, जो मेन हॉस्पिटल ये भी बंद हुआ करता था, अब तो अंडमान मेडिकल कॉलेज हो गया है जिससे कि सुविधाएं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो पहले में और अभी में काफ़ी अंतर आया हुआ है और लोगों को सुविधाएं बहुत अच्छी मिल रही हैं। जी जी। बच्चों को क्या है कि पहले कुछ भी कोर्स करना होता, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब क्या हमारे द्वीपों में भी बहुत कुछ साधन, लॉ कॉलेज आ गया हमारे पास में, मेडिकल कॉलेज आ गया हमारे पास में, बीएड यहाँ नहीं हुआ करता था, उसका कॉलेज हमारे पास में आ गया है। तो बहुत सारी सुविधाएं जो हैं यहाँ के बच्चों को प्राप्त हुई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी विकास हुआ है। जी। तो गोविंद लाल जी, आप हायर स्टडीज़ के लिए कभी बाहर गए, मुख्य भूमि गए? हाँ मैम, जब मुझे बीएड करना पड़ा तो मैं बाहर गया था। एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे सीट दी थी, मैं बाहर गया था जी। और मैंने वहाँ से बीएड करके फिर मैं वापस आया। अच्छा। हाल ही में हमने द्वीप पर्यटन उत्सव मनाया, जहाँ पर हमारे जो द्वीपों की खूबसूरती, यहाँ पे जो भी विभाग के जो भी आगे बढ़े हैं, विकास हुए हैं, उस सभी को हमने दर्शाया। तो आप जब एज ए तहसीलदार आपने जब काम किया, उस समय क्या द्वीप पर्यटन में क्या क्या होते थे, इस बारे में बताएं। मैम, द्वीप तो हमारा बहुत सुंदर है जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और जैसे कि हमारे यहाँ तो टूरिज़्म जो है मेन वो बना हुआ है जी। और जब हम दीप उत्सव मनाते हैं जी। तो उससे एक तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका भी उत्साह बढ़ता है और जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं जो देखने के लिए, तो उनके लिए भी एक वो होता है कि अंडमान जैसे द्वीप में भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं और वो उसका काफ़ी अच्छी तरह से आनंद उठाते हैं। जी। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? मैम, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन जी, और वैसे तो हमारा आइलैंड बहुत साफ़ सुथरा है जी, बट इसको साफ़ सुथरा बनाए रखना और भी अगर साफ़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि लोग जब आते हैं तो उनको लगे कि हम बहुत अच्छी जगह पहुंच गए। यहाँ साफ़ सफाई के बारे में तो तारीफ़ करते ही हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी हम चाहें तो उसको और अच्छा कर लें और भी अगर नए नए टूरिस्ट स्पॉट हम अगर बना लें थोड़ा, तो ताकि टूरिस्ट आते हैं तो उनको थोड़ा घूमने के लिए करने के लिए सुविधाएं थोड़ी अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएं। जी जी। और अगर हम 20 साल पीछे जाकर की बात करें तो पर्यटन उस समय कैसा था, द्वीपों में टूरिस्टों का कैसा आना जाना था? बहुत कम था उस समय जी, क्योंकि सुविधाएं बहुत कम थी, फ्लाइट की कनेक्टिविटी बहुत कम थी। अभी यहाँ पे जो फ्लाइट की कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी है, कम से कम 18 से 20 फ्लाइट जो है पर डे आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग वापस जाते हैं और किराए में भी उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, कभी कभी रहती है थोड़ी मोड़ी, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल है जी। जो फ्लाइट का जो चार्जेस हैं कंफर्टेबल है, तो इसलिए लोगों का अभी जो टूरिस्ट सीज़न चल रहा है अंडमान में, तो काफ़ी टूरिस्ट का जो है यहाँ पे देखा जाता है कि बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और घूम रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ के लोगों को भी काफ़ी रोज़गार के साधन प्राप्त हो जाते हैं और उनका अपना खर्च वगैरह चलाने में बहुत सुविधा होती है जी। तो गोविंद लाल जी, क्या आप खेल कूद में रुचि रखते हैं? और जब आप स्कूल और कॉलेजों में थे तब किस तरह के खेल खेले जाते थे और उस समय क्या फैसिलिटीज़ थी?
मैम खेल तो जो आज चल रहे हैं उस समय भी थे, थोड़े से डेवलप हो गए हैं। फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हाँ, कबड्डी है, ये सारे खेल उस समय भी स्कूल में हुआ करते थे, उसमें भाग लेते थे। जी जी। तो गोविंद लाल जी, हमारे द्वीपों की जो संस्कृति जो बहुत ही खूबसूरत है, जो अनेकता में एकता वाला देश का उदाहरण हमारा द्वीप दर्शाता है, तो हमारी संस्कृति के बारे में जानना चाहेंगे, उस दौर पे कैसा माहौल था? मैम अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितने भी थे, जैसे भी जब लोगों का आना हुआ, ये 1857 के बाद से जो है ये यहाँ पे शुरू हुआ। उसके बाद 1900 के आसपास में सेंट्रल जेल बना। तो जो भी वहाँ पे दंगा फसाद करते थे उनको लाके यहाँ दे दिया जाता है, जिनमें से हम भी उन्हीं के डिपेंडेंट हैं। आई एम ऑल्सो डिसेंडेंट ऑफ देम। तो वो आते थे, फिर उसके बाद में जब उनको बसने के लिए यहाँ पे जगह दे दी गई, उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब दो हिस्से हुए, तो वहाँ के जो रिफ्यूजी थे उनको भी यहाँ पे लाके बसाया गया। तो पहला बैच उनका 1949 में आया, फिर 51 में आया। उसकी तरह हुआ धीरे धीरे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान जो है हमारा पूरा का पूरा सेटलर से ही बसा हुआ है जी। और बेसिकली सब एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन था पहले यहाँ पे। लकड़ी की मिलें हुआ करती थी, लेकिन अब इन्वायरमेंट की वजह से जो है थोड़ा सा रोक लगा हुआ है, इसलिए जो प्लाई वगैरह किट प्लाई वगैरह बनता था यहाँ पे, काफ़ी लोग वहाँ पे काम करते थे, तो काफ़ी थोड़ा सा बंद हो गया। फिर चलो वो बंद हो गया तो अच्छा ही हुआ। उसकी वजह से टूरिज़्म जो है यहाँ पे काफ़ी बढ़ के आ गया, जिससे लोगों को फिर रोजगार का अवसर प्राप्त हो गया। और वैसे देखा जाए तो हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो एक छोटा भारत है, मिनी इंडिया जिसको बोलते हैं। सारी भाषाएं बोली जाती हैं, सारे तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, और किसी में कोई जाति वाति का भेदभाव भी नहीं है, सब अपनापन समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये मेनलैंडर्स है, ये अलग है, हम यहाँ के बोनाफाइड हैं, ये ऐसा कोई भेदभाव ऐसा होता नहीं है। सब बराबर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, सब ऐसा कुछ नहीं है, और सब अच्छी तरह से रहते हैं। तो गोविंद लाल जी, आपने बताया कि आप कृषक परिवार से आप संबंध रखते हैं, तो उस समय जब कृषि जब की जाती थी, आपके पिताजी एक कृषक है आपने बताया, तो वो कैसी होती थी? उस समय का माहौल कैसा था कृषि के क्षेत्र में? उसमें माहौल था कि वहाँ पे अगर हमें कोई सुविधा सरकार से मिलती थी तो बहुत देर से पहुँचती थी, समय पे नहीं पहुँच पाती थी। उसमें सरकार का भी था कि वहाँ पे साधन उनके पास भी बहुत कम थे, क्योंकि हमारे यहाँ शिप की जहाज़ की जो कनेक्टिविटी थी वो कम हुआ करती थी। कार्गो वेसल उस ज़माने में चलते नहीं थे, जो भी थे पैसेंजर जहाज़ चलते थे और बहुत कम चलते थे, तो उतने लोग भी पैसेंजर मिलना चाहिए था। तो जैसे कि खाद का आना, बीजों का आना, ये सब में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, बट मैनेज हो जाता था। वैसे हम अपना बीज भी अपना बना लेते थे कि जब लगता कि ऐसा है। लेकिन आज जो है किसान के लिए जो है सरकार बहुत कुछ कर रही है, कई सारी स्कीमें आई हुई हैं और काफ़ी कुछ साधन उनको प्राप्त कराए गए हैं। देखभाल उनकी जाए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ होता है, तो हर गांव के एक दो गांव मिला के वहाँ पे एक एग्रीकल्चर का स्टाफ बैठता है जिसके पास में सब कुछ सामान होता है। यहाँ तक कि हल चलाने के लिए ट्रैक्टर्स वगैरह पहले नहीं हुआ करते थे। अब पंचायत में भी एक ट्रैक्टर दिया हुआ है ताकि वो वहाँ से जो है उनका खेत जोतने का काम करता है। और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना सोसाइटी बना लिया है, या कुछ लोग पैसे वाले हैं, उन्होंने अपना भी खरीद लिया, अपना भी काम करते, दूसरे का भी करते हैं। तो कुल मिला के कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ है जी। और उस समय कृषि के क्षेत्र में किस तरह की फसलें ज़्यादा उगाई जाती थी? उस समय ज़्यादातर फसलें जो है यहाँ पे धान की फसल होती थी जी। और ज़्यादातर फसल यहाँ तो खरीफ की फसल ही होती, जो धान की फसल मेनली होती थी, और बाकी सीजन में जो है सब्जियाँ वगैरह का जो है उत्पादन होता था जी। तो उस ज़माने में तो ज़्यादा उत्पादन इसलिए नहीं होता है, खपत भी ज़्यादा नहीं थी, पॉपुलेशन भी बहुत कम था, और लोग अपने घर पे अपनी सब्जियाँ उगा लेते तो बहुत मार्केट में जाती थी, जो लोगों को प्राप्त हो जाती थी और अच्छे मूल्य पर मिल जाती थी जी। गोविंद लाल जी, जब आप एक युवक थे उस समय की, अगर हम जो पुराने समय की बात करें तो मनोरंजन के साधन क्या थे? क्योंकि उस समय जब हम देखते हैं तो पहले खेल कूद की बातें होती थी और रेडियो कुछ हम सुनते थे, या टेलीविज़न में भी बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे। तो मनोरंजन के साधन के बारे में आपसे टेलीविज़न तो बहुत बाद में आया मैम जी। जब एशियाड आया था तभी अंडमान में 1982 में 83 में जो है टेलीविज़न जो है यहाँ पे आया। अच्छा। उसके पहले वो रेडियो ही रहा करता था जी। कुछ भी सुनना तो रेडियो में सुनना होगा जी। और बाकी जो समय तो वो खेल कूद में चल जाता था जी। जैसे स्कूल में तो खेले फिर घर पे आके गांव में कोई मैदान मिला तो उसमें खेलना शुरू कर दिए जी। किस तरह के गेम्स आप खेलते थे? वही फुटबॉल है मैम, कबड्डी है, वॉलीबॉल है जी।
और या रनिंग कर रहे हैं, एथलीट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जी जी। और उस समय शिक्षकों की क्या भूमिका थी, क्योंकि आपके समय में हम जहाँ तक जानते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, शिक्षक भी बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। बिल्कुल सही तो कहा उस आपने। बारे में बताएं। बिल्कुल सही कहा। जी शिक्षक बच्चों से बहुत क्लोज कनेक्शन रखते थे जी और ध्यान रखते थे कि उनकी पढ़ाई कैसे जा रही है, जी। और कभी ज़रूरत पड़ती तो उनके घर पे वो विजिट भी करते थे जी कि देखते बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे, जी क्या नहीं करते। और कुछ बात होती तो पेरेंट के साथ भी उनका कनेक्शन होता था, तो जी। पेरेंट को भी बताते हैं कि बच्चे को थोड़ा ऐसा करने से ठीक रहेगा, ऐसा रहेगा। तो जी। एक अच्छा ही माहौल था जी एजुकेशन के क्षेत्र में भी। जी जी। अभी आपने अपने शिक्षा के समय के बारे में बताया, तो अभी के शिक्षा और पहले जो आप जब एक विद्यार्थी थे उसके बारे में की तुलना हम करें तो क्या फ़र्क आप देखते हैं? अब पैटर्न तो अभी का ज़्यादा अच्छा है, बेटर देन अस। जी जब भी कोई नया होता है तो अच्छा ही होता है। जी तो अभी तो सिलेबस भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, करिकुलम भी बहुत अच्छे हैं, जी और एजुकेशंस में जो बच्चों को जो सहायता मिलनी चाहिए, जैसे स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं स्कूलों में, जी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं, बच्चों को तैयार किया था। पहले मीडियम्स के प्रॉब्लम होते थे, अभी इन्होंने मीडियम्स को भी काफ़ी दिया गया ताकि बच्चे उसको समझें और पढ़ें। जी और शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा ही विकास हुआ है। जी हाँ, जी जिससे कि जी बहुत अच्छा हुआ है और युवाओं को पढ़ने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कॉलेजेस खुल गए, अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशन आ गए, डिस्टेंस एजुकेशन भी आ गया जो पहले नहीं हुआ करता था। जी तो कुछ लोग जो ज़्यादा ही व्यस्त हैं तो उसके माध्यम से भी वो अपनी शिक्षा को पूरा करना चाहते हैं, जी क्योंकि कुल मिला के कहने का कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जी जो जिसका कोई अंत ही नहीं है। जी जी। आपने अभी अपने शिक्षा के बारे में बताया, आपकी जो बचपन की यादें हैं उस बारे में बताया, तो अभी जो है बच्चे क्या है खेल कूद में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आपकी नज़र में, अगर आपकी सोच के बारे में हम जानना चाहिए, इसका क्या कारण है? मैम अभी जो कंपटीशन इतने हाई हो गए हैं ना कि वो ज़्यादा अगर ज़्यादा ही खेल कूद में लग जाएंगे तो उनको तैयारी कंपटीशन भी करनी पड़ती है। क्योंकि पहले क्या होता था कि 12th के मार्क्स के या जो स्कूल हायर एजुकेशन के मार्क्स देख के सीट अलॉटमेंट हो जाता था। अभी नीट पास करना पड़ता है। जी तो नीट पास करने के लिए उनको 9th या 10th 8 9 10 से ही दिमाग में रखना पड़ता है कि मेरे को हम नीट पास करेंगे तो हम आगे जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, या कुछ अच्छे उसमें जाएंगे। या जहाँ पे भी जाते हैं, अगर हम आजकल वकालत के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे भी कंपटीशन है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिले, आपको भी दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो उसके अलावा जो बच्चे जो हैं खेल कूद में भाग लेते हैं, इसके साथ साथ ज़्यादातर कंसंट्रेट वो ये करते हैं कि उनका भविष्य कितना अच्छा होगा और उसके लिए वो अपनी तैयारी करते हैं। जी। उसके लिए बाहर कोचिंग भी जाना पड़ता है उनको, वो भी मेहनत करते हैं, स्कूल में ही पढ़ते हैं, बाहर से ही पढ़ते हैं, फिर ऑनलाइन क्लासेस भी, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी आ गई हैं, तो ऑनलाइन भी वो जितना मतलब उनके पास समय का थोड़ा सा रहता है कि वो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि मतलब पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट होती है। जी। तो गोविंद राम जी, हमारे कार्यक्रम का वक्त हो चला है। चलते चलते हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दें जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा सबको कि आपस में जो भी है भाईचारे के साथ रहना चाहिए, और युवाओं के लिए एक संदेश दूंगा कि जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है कि लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडल एंड टू द ग्रेव। जी। शिक्षा लर्निंग जो है चलती रहती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने आप को जितना आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, जितना आपका नॉलेज का विकास हो, जितना डेवलप करेंगे अपने नॉलेज को, उतना हमारा देश भी डेवलप कर जाएगा। तो बेटर है कि युवाओं को मैं कहूँगा कि शिक्षा से कभी अपना रिश्ता ना तोड़ें, जो भी है अपना जो है एजुकेशन को कंप्लीट करें और अच्छे हायर एंड पे जाएं। जी। तो गोविंद लाल जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने अनुभवों के बारे में हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। तो दर्शकों, ज़िंदगी है तो समस्याएं होंगी और समस्याएं हैं तो उसका हल भी होगा, बस हमें उस समस्या को कैसे दूर करना है वो हमारे हाथों में है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।